अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है इस प्यार भरी पढ़ने पढ़ाने की महफिल में। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में पैराजंबल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। मेरे दोस्तों, आप लोगों के एग्जामिनेशन में पैराजंबल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये टेक्निकल तरीके से अगर सोल्व किए जाएं तो बहुत आसान लगते हैं, और अगर हम इनकी ट्रांसलेशन के पास इधर उधर भटकना शुरू कर दें तो ये सवाल अपने आप में सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप सभी के साथ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गोपाल वर्मा पर आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूँ। आप सभी से दरख्वास्त है, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में आप लोगों को बेहतरीन सवाल, अच्छे लेवल के सवाल मेरे साथ हल करने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं पैराजंबल के साथ। पैराजंबल के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमारा सबसे ज्यादा ध्यान होता है उसके प्रोवाइडेड ऑप्शंस पर। अगर ऑप्शंस की हम बात करते हैं, इधर ई, इधर सी, इधर सी और इधर ई, इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों को इस बात पर ध्यान रखना है कि यहाँ जो पार्ट ए है ये फिक्स्ड है, पार्ट एफ है वो फिक्स्ड है। बीच के अंदर अगर हम देखेंगे ई सी ई, यानी कि हमारे सामने शुरुआत या तो ई से या फिर सी से, किसी एक से हमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसे ऑप्शन जिनकी शुरुआत और अंत हमें दिया जाता है, हम हमेशा पहले शुरुआत और अंत को पढ़कर बीच के सीक्वेंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। द मंथ वॉज जनवरी, महीना जनवरी था। आखिर में लिखा लेट अस बिल्ड अ चैंपियन मेजी दिस ईयर, रिकी सजेस्टेड टू फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल। फेस्टिवल से कुछ दिन पहले रिकी ने ये सजेस्ट किया। On the first morning of the festival, the Meiji would be set alight. Alight का मतलब होता है सर जिसमें आग लगाई दी जाएगी, ठीक है। अब इधर लिखा हुआ है हमारे सामने फर्स्ट मॉर्निंग का जिक्र, ठीक है। इन्वोकिंग द ब्लेसिंग ऑफ अग्नि द गॉड ऑफ फायर, ठीक है। सेकंड हमारे सामने लिखा है सी ऑप्शन में, देयर वुड बी मच फीस्टिंग एंड मेरीमेंट। मेरीमेंट का मतलब होता है इंजॉयमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, ठीक है। अभी तक हमें फेस्टिवल के बारे में तो पता ही नहीं चला है। अभी हमें फेस्टिवल के बारे में यहाँ सिर्फ जनवरी की बात कही है, फेस्टिवल का जिक्र नहीं है। इसका मतलब सी वाले ऑप्शन की हमें शुरुआत की जरूरत नहीं है। अब बाबू ई से हमें शुरुआत फिक्स हो गई है, ठीक है। ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ड अ मेजी अ पाइल ऑफ फायरवुड स्टैक्ड नीटली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड, द बिहू फेस्टिवल फास्ट अप्रोचिंग, यानी कि जनवरी का महीना है, ठीक है जी, और बिहू जो फेस्टिवल है वो बहुत जल्दी नजदीक आ रहा था। अब मेरे बच्चों, ई से हमने शुरुआत की, ई के बाद इधर डी हमें देखने को मिला, इधर ई के बाद सी हमें देखने को मिला, यानी कि इस लिखे हुए ई के बाद हमें या तो सी या तो डी, इनमें से कोई एक चाहिए। तो जब बिहू फेस्टिवल आ रहा था तो हमने क्या देखा है, हर जगह पर क्या होगा बेटा, हर जगह पर खाने पीने की तैयारी होगी, खुशियों की बौछार होगी ड्यूरिंग द फेस्टिवल। गॉट इट? अरे हाँ है ना। अब बेटा इसी के बाद हमें क्या समझ में आया, हमें यहाँ पर कहना कि हर एक घर के अंदर मेजी बनाई जाएगी, फायरवुड स्टैकर नीटली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड। तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि त्यौहार अगर आ रहा है तो त्यौहार के दौरान खाना पीना और खूब मौज मस्ती होगी। इसी की वजह से एक के बाद डी अपनी जगह सीक्वेंस नहीं बना रहा है, हमारे लिए करेक्ट जो सीक्वेंस बना रहा है ई के बाद सी ऑप्शन सीक्वेंस बना रहा है, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले प्रोवाइडेड ऑप्शंस पर हमारी नजर जाएगी। यहां लिखा है सी, यहां ई, यहां सी, यहां बी। इसका मतलब मेरे बच्चों कहानी वही है, ए और हमारे सामने लिखा एफ, ये दोनों अपनी जगह फिक्स हैं। हमारे पास शुरुआत सी से की जा सकती है, ई से की जा सकती है और भाई बी से शुरुआत की जा सकती है। पढ़ते हैं मेरे बच्चों पहले इस ए और एफ को। व्हेन आई स्टडीड इंजीनियरिंग 35 years बैक, आई वाज द ओनली गर्ल इन द कोर्स। मैं अकेली लड़की थी कोर्स में, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन वक्त बीतने के बाद वो क्या हो गया, मेरे सभी फ्रेंड्स बन गए। आप
अगर इस बट कंजंक्शन को ध्यान से देखेंगे तो बट एक ऐसी खूबसूरत कंजंक्शन होती है जो अपने से पहले अपने के बाद कहीं भी बात में विरोधाभास जताती है। यानी कि पहली बात पॉजिटिव मीनिंग तो दूसरी बात नेगेटिव मीनिंग, पहली बात नेगेटिव मीनिंग तो दूसरी बात पॉजिटिव मीनिंग के साथ हमें बताने की कोशिश करेगी, है ना। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझना, जब मैं इंजीनियरिंग 35 साल पहले पढ़ रही थी, मैं अकेली लड़की थी अपनी पूरी क्लास में। पीपल ऑफन आस्क मी हाउ आई मैनेज, लोगों ने अक्सर मुझसे पूछा मैंने कैसे मैनेज किया। तो बाबू यहाँ मैनेज करने की बात तो अभी तक सामने आई ही नहीं है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन शुरुआत में नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि पहली इस ए के अंदर मैनेज करने की तो कोई बात ही नहीं आई भाई, है ना। सी ऑप्शन कहता है आई कुड ओनली सी बॉयज एंड मोर बॉयज एवरीवेयर, मुझे हर जगह लड़के ही लड़के दिखाई दे रहे थे। ये संभावना है, 35 साल पहले मैं अकेली लड़की थी, तो परिणाम क्या निकला, पलट के देखती हूँ तो सॉरी, हर जगह मुझे क्या लड़के ही लड़के क्लास में दिखाई देते थे। बट व्हेन आई लुक बैक आई फील इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आज अगर मैं पीछे पलट के देखूं तो मुझे इतना ज़्यादा ये मुश्किल नहीं लगा। हैविंग अ गर्ल इन द क्लास वाज अनयूजुअल, सभी के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल था, ठीक है ना जी, सभी के लिए अनयूजुअल था, क्यों, ठीक है ना। एंड इनिशियली आई वॉज द टारगेट फॉर अ लॉट ऑफ टीजिंग, शुरुआत में मुझे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा टीजिंग भी झेलनी पड़ी। अब देखो मेरे बच्चों, हमें ये चीज़ समझ में आई, ठीक है ना, हमें ये बात शुरुआत से समझ में आ रही है, क्या चीज़, आखिर में अंत में क्या है, सब मेरे अच्छे फ्रेंड्स बन गए। अब सब मेरे अच्छे फ्रेंड्स बन गए, इस बात से हमें समझ में आ गया क्या, कि भाई शुरुआत में मुझे क्लास में बहुत ज़्यादा टीजिंग मिली, अंत में सारे दोस्त बन गए। यानी कि ई के नज़दीक कौन बैठा है, एफ, जो एफ ने हमें बट में बताया है, इस बट कंजंक्शन से बताया कि दोस्त बन गए, उससे पहले सारे उसे छेड़ रहे थे। तो ई और एफ, किसके अंत में ई बैठा है, ना तो यहाँ और ना यहाँ। करेक्ट आंसर हमारे सामने कौन सा बन गया बेटा, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन को जब भी आप क्रैक करें तो क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए सिर्फ लॉजिक पर ढूंढना है कहाँ इन दोनों का आपस में लिंक बन रहा है। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को फ्रीज करके बनाकर जरूर देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को मेरे साथ समझिएगा। सबसे पहले ऑप्शन हमारे सामने सी, सी ए बी, इसका मतलब हमारे सामने डी की शुरुआत नहीं है। आप जानते हैं बाबू डी की शुरुआत हो भी इसलिए नहीं सकती क्योंकि बट एक ऐसी कंजंक्शन है जो विरोध जताने का काम करेगी, ठीक है जी। अब विरोध जताने का काम करेगी, बट अलोंग विद दिस, इसके साथ साथ शी सेड समथिंग विच हेल्प्ड मी इमेंसली इन लेटर लाइफ, बाद में मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा उस वजह से सुधार भी मिला, ठीक है। माई मदर विमला कुलकर्णी टोल्ड मी सिमिलर वर्ड्स व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरी माँ ने मुझे वही सिमिलर वर्ड्स कहे जब मेरी शादी हुई। शादी हो गई है, बधाई हो। देवर यूजुअली लाइक यू मस्ट एडजस्ट टू योर न्यू हाउस, आपको अपने नए घर में एडजस्ट करना होगा। एंड इन लॉज ट्राई टू लर्न हाउ दे ईट एंड कुक देयर फूड, ठीक है, आपको सीखना होगा कैसे खाना बनाना है, कैसे उनके हिसाब से खाना है, उनका जो भी है। गो आउट ऑफ योर वे टू बी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू एवरीबडी, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी तो वो है शिक्षा जो माता जी ने इस गुड़िया को कहा, ठीक है। व्हेन आई वाज यंग बिफोर अ गर्ल, जब मैं छोटी थी, गर्ल होने से पहले, बिफोर अ गर्ल गॉट मैरिड, ठीक है, शादी होने से पहले, हर मदर वुड गिव हर सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस, ठीक है ना, कुछ सलाह दी जाती है। तो सबसे पहले जब आप छोटे बच्चे थे यही बात बताओगे, है ना, तो इसके हिसाब से हमारी ये वाली बात भी गई, ये वाली बात भी गई। छोटे थे और यही जो वर्ड्स हमारे सामने हैं, कौन से वर्ड्स हैं, क्या हैं भाई, जिन वर्ड्स की बात कही गई है उन्हीं को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो सी के बाद बी हमारे सामने बिल्कुल सीधा सीधा आंसर बैठ गया है, करेक्ट आंसर हो गया बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से स्क्रीन फ्रीज करके आप जरूर पढ़िएगा बाबू। अब यहाँ ए की शुरुआत है, बी की शुरुआत है, ए की शुरुआत है, सी की शुरुआत है, इसका मतलब डी का कोई ताल्लुक नहीं है। अब मेरे बच्चों यहाँ इस लिखे हुए सवाल को अगर हम ध्यान से देखें, आई हैव सीन अ ग्रेट मैनी हाउसेज, बहुत सारे घर मैंने देखे हैं इन माई टाइम, लिटिल एंड बिग, छोटे और बड़े, न्यू एंड ओल्ड, बिल्ट ऑफ स्टोन एंड ऑफ वुड, बट ऑफ वन हाउस, लेकिन एक घर की बात करें, हैव कैप्ट अ वेरी विविड मेमोरी, एक घर को देखकर वो जीवंत यादगार मेरे दिल में है।
इट वॉज प्रॉपरली स्पीकिंग रेदर अ कोटेज देन अ हाउस। ये एक कोटेज थी, घर नहीं, एक बेसिकली झोपड़ी थी। अ टाइनी कोटेज ऑफ 1 स्टोरी, एक मंजिल की इमारत थी ये, with 3 windows looking extraordinarily like little old hunchback woman with a cap on। आपको ध्यान से देखने पर समझ में आएगा, ए को एक्सप्लेन करता हुआ नजर आ रहा है बी, इसका मतलब ए के बाद बी हमें चाहिए ही चाहिए। द कॉटेज वॉज लोस्ट। अब ध्यान से समझना बेटा, डेटर्मिनर की एक प्यारी सी बात याद आएगी, इसको अगर ध्यान से देखें हम, यहाँ ए या एन का यूज, तो हमें एक सामान्य नियम बताया जाता है आर्टिकल्स के दौरान कि पहले हम आर्टिकल्स में ए या एन का यूज करते हैं, फिर उसके बाद द का यूज करते हैं। तो भाई इसी कोटेज को एक्सप्लेन यहाँ द ने कर दिया है। तो ए के बाद बी हमें बिल्कुल सटीक चाहिए, ए के बाद बी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ उल्टा हो गया, तो हमारा आंसर बन गया। हमें तो बस कुछ लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर लिंक ढूंढने हैं, अगर हमारा लिंक मिल गया हमारा आंसर बन गया, ज्यादा हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखें, हल करें, फिर मेरे साथ डिस्कशन शुरू करेंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट बी, ए सी डी, यानी कि बस हमें अगर ओपनिंग मिल गई ना तो बाकी सारा क्वेश्चन का सीक्वेंस बना बनाया हमारे सामने है। इसके अंदर मेरे बच्चों फर्स्ट और सिक्स्थ पार्ट फिक्स है। अ वैकेशन इज लुक्ड फॉरवर्ड टू एज अ टाइम ऑफ टू रिलैक्स। ठीक है, वैकेशन ऐसे देखा जाता है कि ये वो वक्त होता है इंसान के जीवन में जब आप रिलैक्स करते हैं। ठीक है ना। आई फेल ऑफ द बेड, मैं बेड से गिर गया, फ्रैक्चर हो गया मेरे पैर में, ओ माई गॉड। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ कहा गया है बट डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स फॉर मी, डेस्टिनी ने कुछ और प्लान्स मेरे सामने रखे थे। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो न वैकेशन टू गोवा। अब यहाँ पर वैकेशन की बात कही है, यहाँ वैकेशन का प्लान बता दिया है इसने कि भाई जैसे ही छुट्टी होगी मैं तो अपना जाऊंगा कहीं घूमने। कहाँ घूमने जाऊंगा भाई साहब? मैं जाऊंगा घूमने गोवा। माई बैग्स वर पैक्ड एंड आई डिसाइडेड टू रिटायर अर्ली फॉर द नाइट, और मैं जल्दी मतलब सोने की तैयारी कर ली थी रात को। इट इज़ अ वेलकम ब्रेक फ्रॉम माई डेली रूटीन विच इज़ ऑफन मोनोटोनस। अब देखो ध्यान से, वैकेशन बहुत ज़्यादा इंतज़ार से देखा जाता है रिलैक्स के लिए। रिलैक्स क्यों करना है? क्योंकि ये एक वेलकम ब्रेक था, मतलब एक ऐसा ब्रेक जो मैं जिसका बहुत दिनों से स्वागत करना चाहता था अपने जीवन में। मेरा जो डेली रूटीन था वो कैसा था? मोनोटोनस था, मतलब डल था। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप यहाँ पर ज़्यादा बेहतर क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट के साथ तो डी को आप चिपकाएंगे और ए के साथ किसको चिपकाएंगे? सिक्स को चिपकाएंगे। ए के साथ सिक्स यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर है। ओपनिंग स्टेटमेंट बी के साथ हो नहीं सकती। क्यों हो नहीं हो सकती? सर मैं गोवा जाने के लिए एक्साइटेड था। उससे पहले आप पहले ये बताओगे जो मुझे ब्रेक मिला डेली रूटीन से, क्योंकि मेरी डेली लाइफ मोनोटोनस थी। अब इसके बाद आप आराम से बताना चाहें बता सकते हैं कि मैं गोवा जाने के लिए एक्साइटेड था। तो ज़्यादा बेहतर हमारे पास आंसर DBCA बन जाता है। करेक्ट है बच्चों? आइए बच्चा पार्टी अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है BDCA, यानी कि शुरुआत अगर हमें क्वेश्चन की मिल गई तो पूरा आंसर हम बहुत आराम से लपेट देंगे। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं क्या कहता है। ए फिक्स है, सिक्स्थ फिक्स है। During the colonial rule in India, Robert Bruce was the first who noticed tea plants growing near Rangpur in 1823। ठीक है जी, यहाँ पर रंगपुर के बारे में कुछ शुरुआती बात बताई गई है। 6 पॉइंट कहता है टुडे द रीजन हैज ग्रोन टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग बेल्ट। आज के समय में ये एक ऐसा क्षेत्र है जो बन चुका है दुनिया का सबसे बड़ा चाय पैदा करने वाला बेल्ट। The species was found to be similar to that grown in Chinese tea gardens। किन स्पीशीज की बात कही है अभी हमारे सामने ये जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, बाई 1862 द असम टी इंडस्ट्री कंप्राइज्ड अराउंड 160 गार्डन्स। 1862 तक यहाँ पर इतना हो गया था। अब आप एक क्रोनोलॉजी ध्यान से समझने का काम करना। क्रोनोलॉजी क्या कहती है? 1823 की बात बताई है, 1862 की बात, तो इसके बाद ये आ सकती है अगर बीच में कोई घटना नहीं बताई गई तो। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स वर एग्जामिन्ड एंड कॉन्सिक्वेंस वॉज समथिंग फ्रूटफुल। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें समझ में क्या आया? ऑब्जर्व कीजिएगा,
कॉलोनियल रूल के दौरान ये वो सज्जन थे जिन्होंने टी प्लांट्स जो उग रहे थे रंगपुर के आसपास, इन्होंने इनको क्या किया, नोटिस किया। अब नोटिस का मतलब किसी चीज पर ध्यान देना। ध्यान देने का मतलब क्या हुआ, इन्होंने इसके पत्तों को एग्जामिन किया है, परीक्षण किया है, जांच की है, और कंसिक्वेंसेस बड़े ही जबरदस्त थे। तो इसका मतलब हमें सीधा आंसर मिल गया। अब डी और को पढ़ लेते हैं भाई। मिस्टर मनीराम दीवान was the first Indian tea planter who established the commercial plantation that we know today as the Assam tea। तो ये वो पहले सज्जन थे, है ना। तो सर छोड़ दो इन पहले सज्जन की बात, पता चल गया सी की शुरुआत है। सी की शुरुआत एक ही जगह हमारे पास है, एंड दैट इज द CADB करेक्ट आंसर। फाइन। तो बाबू हमारे लिखे हुए किसी भी क्वेश्चन में हमारा सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर होगा, सिर्फ और सिर्फ लिंक ढूंढने पर। हमें लिंक मिल गया, आगे कहाँ कौन सा शब्द लिखा है नहीं लिखा है अपन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है बिडू। क्वेश्चन 7 को ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चे, पहले इसको सोल्व कीजिएगा। ए ए ए ए, आधी प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई। ये हमारी क्या हो गई बेटा, ओपनिंग स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। द इजिप्शियंस बिलीव्ड, अब ध्यान से देखना बेटा, ए के बाद सी बी डी बी, यानी कि आप जानते हैं बी की यहाँ ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, बी की यहाँ पर क्या है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। द इजिप्शियंस बिलीव दैट द बॉडी एंड सोल वर इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन लाइफ एंड इन डेथ, ठीक है। ओके, दिस एंश्योर्ड द सोल्स रिटर्न टू द बॉडी सो दैट, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इजिप्शियन का विश्वास बताया है कि ह्यूमन बॉडी की जो है और सोल की बहुत इंपॉर्टेंस है जीवन और मृत्यु के बाद, ठीक है भाई। और इसी की वजह से सोल, उन्होंने माना कि सोल जो है वो रिटर्न कर सकती है, वापस आ सकती है, सो दैट द डिसीज वुड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। देयर फनररी, यानी कि जो उनका अंत्येष्टि वाला जो प्रक्रिया होता था भाई, सच एज ममीफिकेशन एंड बरियल इन टूम। जब आप इस शब्द को बोलने का काम करते हैं तो उच्चारण है इसका टूम, ठीक है। टूम were designed to assist the deceased find their way in the afterworld. The tombs were thus filled with food, tools, domestic, ठीक है। अब यहाँ 10 का मतलब क्या है, परिणाम स्वरूप, ठीक है ना। तो जो इनकी कब्र होती थी बच्चों, इनकी कब्र के अंदर क्या और दफना दिया जाता था, इनकी कब्र के अंदर दफना दिया जाता था खाना, टूल, डोमेस्टिक वेयर्स, ट्रेजर, ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। अब हम अगर ध्यान से समझने का काम करें तो देखो इनके जीवन की बात तो बताई नहीं गई है, यहाँ पर सभी की सभी बातें उसकी मृत्यु की बात कही गई है ना भाई। तो भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, इस बात में ये हो गया इनके दफन करने की प्रैक्टिस, ठीक है ना। और इन्हीं की दफन करने की प्रैक्टिस के साथ हमें क्या देखने को मिला, इसके अंदर ये चीजें और छिपा दी जाती थी। तो ए के बाद सी, सी के बाद डी, सर यही हमारे सामने आंसर हो सकता है। ए के बाद ये बी बीच में बेवजह घुस गया भाई, है ना, ठीक है। ये उल्टा ही हो गया भाई, ठीक है ना। तो हमारे पास क्लोज थे सारे ऑप्शंस, लेकिन करेक्ट आंसर हम लोगों ने चुन चुन के ढूंढ लिया। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर वार करते हैं। नित जट दी पसंद, बी सी ई बी, यानी कि बात बी के साथ बन सकती है, सी के साथ बन सकती है, बी सी ई और फिर से बी, है ना। बाकी सभी ओपनिंग स्टेटमेंट से बिलोंग अलग ही करते हैं, क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट हमारे सामने पहले ही है, क्लोजिंग। बाबू एक बार क्वेश्चन को पहले ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश करें, अपना आंसर बनाने की कोशिश करें। आइए बच्चों, इट वॉज मिड डे, आधा दिन हो चुका था, ठीक है। आखिरी ऑप्शन कहता है देयर एट अ ग्रीन टेबल स्पॉटेड लाइक टाइफस वॉज सिटिंग अ यंग मैन विद हिज हेयर स्टैंडिंग अप इन 4 टफ्ट्स, उसकी जो जुल्फे हैं वो 4 लटाओं के साथ यूं खड़ी हुई थी भाई, ओ माय गॉड। ऑन हिज हेड विद अ लॉन्ग पिंपली नोज, नाक पिंपली था, एंड अ लॉन्ग फेडेड यूनिफॉर्म पहने हुए था। वोल दे रिव अ टॉल कंट्री जेंटलमैन विद अ क्रोप्ड हेड, प्रोमिनेंट आईज, टुक ऑफ हिज ओवरकोट, उसने ओवरकोट उतारा, मोब्ड हिज ब्रो, अपनी जो ये है ना ये ब्रोज होती हैं बेटा, इनको यूं पोछा, यानी कि ये पसीने की निशानी है। विद हिज हैंडकरचीफ एंड वेंट इनटू द गवर्नमेंट ऑफिस, ऑफिस में वो गया। वेयर कैन आई मेक एन इंक्वायरी हियर, मैं कहाँ इसकी पूछताछ कर सकता हूँ। ही सेड एड्रेसिंग अ पोर्टर, पोर्टर हम कुली को कहते हैं बेटा, ठीक है। पोर्टर शब्द बना कैसे है, पोर्ट का मतलब होता है टू कैरी, पोर्ट का मतलब होता है टू कैरी, और अगर हम इसी के साथ ER जोड़ देते हैं तो ये इंसान को कहता है, यानी कि वो इंसान जो कैरी करने वाला होता है।
तो where can I make an inquiry here? He said, addressing a porter who was bringing a tray full of glasses from the furthest recesses of the office. Volnerive coughed and went towards the window. वो खिड़की के पास गया. To that one sitting near the window, said the porter, indicating with the tray द फर्देस्ट विंडो. अब ध्यान से समझने की कोशिश करना. सर यहाँ हमने देखा क्या चीज़, यहाँ हमारे सामने एंट्री हुई है ना भाई, यहाँ हमारे सामने एंट्री हुई. अब इस एंट्री के बाद अगर हम ध्यान से समझने का काम करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने क्या हुई दोस्तों, एंट्री हुई है. ठीक है ना, पहले वो खांसा और खिड़की के पास गया है. ठीक है ना. अब भाई रुको जरा, जल्दबाजी हो गई. खिड़की पर के पास गया है, वहां पर एक ग्रीन स्पॉटेड लाइक टाइफस टेबल पर एक आदमी बैठा हुआ है. तो डी और एफ नज़दीक बैठे हुए हैं. यहाँ इसने सवाल पूछा है, हाँ जी मैं इंक्वायरी कहाँ कर सकता हूँ, तो उसने कहा कि उस खिड़की पे चले जाओ भाई साहब, वहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं. सी के बाद ई और डी के बाद हमें एफ चाहिए. डी अंत में, यहाँ नहीं, ई और सी उलट गए भाई, है ना भाई. यहाँ पर ई और सी के बीच में, यानी कि सी और ई के बीच में कोई और बैठ गया. यहाँ सी और ई उलट गए, यहाँ सी और ई सही बैठ गए हैं और डी अंत में है. करेक्ट हो गया भाई, हाँ कि ना. अगले सवाल पर दिमाग लगाएंगे दोस्तों, बड़े प्यार से एक क्वेश्चन को बनाएंगे. डी सी सी डी, इसका मतलब डी या सी से ही आपको शुरुआत चिपकानी है भाई. आइए बेटा बना के देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. द इन्वेंशन ऑफ द एयरप्लेन वॉज नो एक्सेप्शन. सर एयरप्लेन की खोज एक्सेप्शन नहीं है. हावेवर अपने आप में एक एडवर्ब होती है जो विरोध जताने का काम करती है वाक्य की शुरुआत में आके. हावेवर द आइडिया ऑफ फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट वॉज क्वाइट रिपल्सिव टू सम पीपल. बहुत सारे लोग इस बात के खिलाफ थे. मैनी ग्रेट इन्वेंशंस आर इनिशियली ग्रीटेड विद रिडिक्यूल एंड डिसबिलीफ. ठीक है ना, बहुत सारे लोग इस खोज के प्रति मतलब मजाक उड़ाते थे, ऐसा थोड़ी हो सकता है, और लोगों का विश्वास ही नहीं था. मोस्ट पीपल हु हर्ड अबाउट द फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट ऑन December 17, 1903 वर एक्साइटेड एंड इम्प्रेस्ड. बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे. अब मेरे बच्चों यहाँ हमें समझ में आती है एक बात, बहुत सारी इन्वेंशंस ऐसी हैं जिनकी शुरुआत में क्या होता है, लोग मखौल उड़ाते हैं, है ना. बात समझ रहे हैं. अब दोस्तों इसी बातचीत के साथ हमें समझ में आया कि इससे अलग एयरप्लेन की जो खोज है वो एक्सेप्शन नहीं है. एयरप्लेन की खोज के साथ भी ऐसा ही हुआ था. शुरुआत में जो लोग थे ना, वो लोग इस पर भी ऐसे ही हंस रहे थे, है ना. तो मेरे बच्चों यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सी के बाद ए, सी के बाद ए यहाँ है, ए यहाँ है, ये भी गया और ये भी गया. अब इन दो में से एक बात देखते हैं, ठीक है ना. अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर शुरुआत में हमने ये कह दिया कि बहुत सारे लोग जिन्होंने सुना पहला पावर्ड फ्लाइट के बारे में December 17, 1903, वो एक्साइटेड थे और इम्प्रेस थे, है ना. तो ये बात अपने आप में चल सकती है, आप कहोगे सर बिल्कुल चल सकती है ना. ठीक है ना. लेकिन इसके साथ साथ ये वाली बात नहीं जा पाएगी. क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि डी के बाद बी अगर हम चाह रहे ना, तो यहाँ तो लोग एक्साइटेड हैं, हालांकि यहाँ पर लोग क्या थे, रिपल्सिव थे. तो ये बात अपने आप में थोड़ी सी ही वाजिब नहीं है. तो हमें इन दोनों को शुरुआत में रखना ठीक नहीं है, ठीक है ना. दोनों को शुरुआत में ठीक रखना नहीं है. क्यों, शुरुआत की हम इन्वेंशन की बात करेंगे तो सी के साथ ए को हम शुरुआत में रख देंगे भाई, और उसके बाद डी भी साथ आ जाए, अपन को फर्क नहीं पड़ता. पहले खोज के बारे में बताएंगे, फिर खोज जो हुई है एयरप्लेन की उसके बारे में भी लोगों का यही विचार था, और उसके बाद फिर आप बता देंगे सर ये हुआ और उसके बाद ये. तो बेटर ज्यादा आंसर हमारे सामने हो गया है बी फॉर बॉम्बे. करेक्ट है. अगले सवाल पर दिमाग लगाते हैं बाबू. क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है. तो बेटा ये सवाल है जिसका पहला ऑप्शन और सिक्स्थ ऑप्शन फिक्स है हमारे सामने. ओपनिंग डी बी ए बी, इसका मतलब हमारे सामने जो सी ऑप्शन है, ठीक है जी, तो ये होगा डी बी ए बी, यानी कि सी की शुरुआत नहीं है. कोई बात नहीं साहब, बनाएंगे. निकोलस कोरियर, ठीक है. निकोलस कोरियर इज नॉट अ यूजुअल फोटोग्राफर, एक यूजुअल फोटोग्राफर नहीं है, ठीक है जी. आखिरी ऑप्शन है टुडे ही इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन काइट एरियल फोटोग्राफर्स इन द वर्ल्ड. काइट एरियल का मतलब जो ऊपर से फोटो लेने वाला आज के समय में सबसे ज्यादा फेमस है. कोई बात नहीं, देखते हैं ये क्या कर सकता है. ही यूजेज अ काइट टू होस्ट हिज कैमरा इनटू द, होस्ट का मतलब होता है लहराना,
आप अगर झंडे की बात करते हैं, अगर आप झंडे की बात करते हैं, तो झंडे को हवा में लहराना फहराने की जो एक्टिविटी है ना दोस्तों, ये एक्टिविटी कहलाती है HOIST, होइस्ट, ठीक है ना। तो वो पतंग पे बांध लेता, कैमरा हवा में छोड़ देता है, ठीक है जी, फाइन। ओके भाई, ये भी अच्छी बात है। ही इज अ काइट एरियल फोटोग्राफर, ठीक है ना। ये अपने आप में एक यूजुअल फोटोग्राफर क्यों नहीं है? क्योंकि वह पतंग के सहारे फोटोग्राफी करता है। हाँ, पतंग के सहारे फोटोग्राफी कैसे करता है? काइट से वो कैमरे को बांध लेता है। बी और ए नजदीक बैठ गए हैं भाई। फैसिनेटेड ही लिटरली टाइड हिज टू हॉबीज, दो हॉबीज से वो जुड़ा रहा, काइट फ्लाइंग एंड फोटोग्राफी टुगेदर फॉर अ लिविंग, दोनों चीजों को वो साथ जोड़े रखता था। अच्छी बात है, ठीक है, ओके। ड्यूरिंग अ ट्रिप टू इंडिया टू मेक अ फोटो रिपोर्ट ऑन काइट मेकिंग ही लर्नड अबाउट हिज यूनिक स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी। भारत में आने के बाद ही उसको एक नया आइडिया सूझा कि वो नई तरह से फोटोग्राफी कैसे कर सकता है, ठीक है। आज के समय में काइट एरियल फोटोग्राफर्स के लिए मतलब इसकी बहुत अच्छी ख्याति है। अब यहाँ तो सवाल उलझ गया भाई। देखो बच्चों, इस बात का जस्टिफिकेशन कि वो एक यूजुअल फोटोग्राफर क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे उसका कारण हमें पता चलता है कि वह एरियल फोटोग्राफी, काइट एरियल फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है। और ये काम वो कैसे करता है? ए के सहारे करता है, यानी कि पतंग पर वो बांध देता कैमरे को और वो हवा से पूरे की पूरी एक तरह की ड्रोन शूटिंग कर लेता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये चीज़ उसने सीखी कहाँ पर? आप कहेंगे ये सीखी इंडिया में, और इसके बाद उसने अपनी पतंगबाजी के साथ कैमरे को जोड़ दिया। तो बी और ए नज़दीक शुरुआत में ही बैठे हुए हमें मिल गए हैं। वैसे भी बी और ए कहीं और नहीं है भाई साहब, एक ही ऑप्शन में है, एंड दैट इज हेयर, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने सेट हो गया भाई, ठीक है। आइए बच्चों, क्वेश्चन 11 पर काम करते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 को ध्यान से अगर हम पढ़ते हैं तो शुरुआत है BBDC, यानी कि ए की शुरुआत नहीं है। बाबू पहले क्वेश्चन को आप ट्राई करने की कोशिश जरूर किया करें। अब देखो इस सवाल की अगर हम बात करते हैं तो ए की शुरुआत नहीं है। शी वॉज अ बिजी पर्सन एंड हैड नो टाइम टू विजिट हर मदर, ठीक है, कोई बात नहीं। इट वॉज मदर्स डे। शी थॉट हर मदर वुड बी प्लीज टू रिसीव द फ्लावर्स। अ वुमेन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स टू बी सेंट टू हर मदर। यहाँ पर आर्टिकल का फंडा लगाएंगे। आर्टिकल ए पहले कहा है, यानी कि कोई भी, देखो एक लॉजिक अपने दिमाग में बनाकर चलें। अगर किसी नाउन का जिक्र हम पहली बार कर रहे हैं तो हम उससे पहले ए या एन लगाएंगे। उसी नाउन का दोबारा जिक्र करते हैं तो द लगाएंगे। एक सामान्य बात हमारे सामने है। अब दोस्तों हमें ये तो समझ आ ही गया है, इस वुमेन का जिक्र यहां पर किया गया है ना भाई। यहां पर शी का जिक्र है, शी का जिक्र है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? डी हमें शुरुआत में चाहिए, ठीक है ना। अब डी की शुरुआत यहां पर हो गई है। अब दोस्तों सवाल दिमाग में ये उठता है, क्या सवाल उठता है कि इट वॉज मदर्स डे हम कहाँ रखेंगे? है भाई, बताओ जरा, ठीक है ना। तो एक वुमेन कहां पर जाकर रुकती है? शॉप पर रुकी है। क्या चीज? ऑर्डर करने के लिए फ्लावर्स, ठीक है, अपनी मम्मी को भेजने के लिए। क्यों रुकी भाई? क्या कारण था उसके रुकने का? तो आप कहेंगे सर पहले हम मदर्स डे लगा देंगे और उसके बाद डी को टिका देंगे। तो यही हमारे सामने बेहतरीन आंसर हो गया, है ना बच्चे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। चलिए बेटा पहले आप एक बार क्वेश्चन को स्क्रीन को फ्रीज करके आंसर बनाएंगे। DBAA, इसका मतलब सी का कोई ताल्लुक नहीं है। आई वॉज टेकिंग अ स्ट्रोल, स्ट्रोल का मतलब होता है इवनिंग वॉक, है ना, जब आप हल्की फुल्की चहलकदमी करते हैं। तो भाई मैं बीच पर जा रहा था। व्हेन आई केम अक्रॉस अ हीप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, मेरी नज़र किस पर पड़ी? एक कचरे के ढेर पर पड़ी, ठीक है। रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट आई ज्वाइंड देम, मैं उनके साथ जुड़ गया। ये देम किसके लिए है ये हमें देखना होगा। ये देम किसके लिए ये हमें देखना होगा, है ना। यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारे डिस्कशन से हट गया, शुरुआत में नहीं आ सकता। सम चिल्ड्रन केम टू क्लीन द बीच सीइंग द डम्प्ड वेस्ट, कुछ लड़के कुछ बच्चे वहां पर आए हैं जो कचरा साफ करने की मुहिम में जुड़े हुए हैं, है ना। अब ये तो हमें समझ में आ ही गया है कि सी और बी आपस में क्लोज हैं। यहां जिन बच्चों की बात कही है उसको देखकर भाई साहब जो राइटर है वो भी जुड़ गया। तो सी के बाद बी होने की संभावना सेट है, ठीक है।
The adjacent industry had dumped the waste which was floating into the water, therefore polluting the sea. ठीक है ना, तो सी वाटर को पोल्यूट कर रहा था और हमारे साइड की एक इंडस्ट्री थी जिसने बहुत सारा कचरा पानी में फेंका हुआ था जो उसके ऊपर तैर रहा था। तो भाई यहां से हमें समझ में आ गया कि सी और बी से पहले कचरा कहां से आया ये हमें बताना पड़ेगा। डीसीबी यहां नहीं है, डीसीबी उल्टा हो गया भाई, तो डीसीबी यहां पर है, यही हमारे सामने इसका सटीक आंसर बन जाता है। ठीक है बेटा, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 13 से मुलाकात करते हैं। क्वेश्चन 13 हमें क्या कहना चाहता है लेडीज एंड जेंटलमैन। शुरुआत को ध्यान से, बी डी सी ए, यानी कि बस एक बार शुरुआत अगर हमें मिल गई तो बाकी का आंसर हमारे सामने तैयार है। क्या आंसर बनाना है, पहले एक बार स्क्रीन को फ्रीज करेंगे, आप ध्यान से सोचने की कोशिश करेंगे। सवाल हमारे सामने लिखा है, हेल्दी स्ट्रोंग ट्रीज एक्ट एज कार्बन सिंक्स ऑफसेटिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहां पर हेल्दी स्ट्रोंग ट्रीज की बात कही गई है। ठीक है ना, सवाल का दूसरा बी पार्ट हमें कहता है क्या, ट्री हेल्प करते हैं क्लीन करने के लिए एयर जो हम लेते हैं, ब्रीद करते हैं, थ्रू देयर लीव्स एंड बार्क दे एब्जॉर्ब हार्मफुल पोल्यूटेंट्स एंड रिलीज क्लीन ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ। ठीक है, ऑक्सीजन को भी साफ करते हैं, ये भी अपनी जगह सही है। इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कोज्ड बाय डिफोरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल कंबशन ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। हीट को रोक लेते हैं एटमॉस्फेयर में। इन अर्बन एनवायरमेंट्स, अब ध्यान से समझना, शहरी वातावरण, शहरी पर्यावरण, इस पर्यावरण को ही यहां पर बताया गया है। क्या है इसमें नुकसान, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। ट्रीज एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, pollution gases like nitrogen oxide, ozone, carbon monoxide and sweeps up the particles like dust and smoke। अब देखो बाबू, ध्यान से समझने की एक बात तो हमें समझ में आ गई है, क्या कि भाई डी के अंदर हमें अर्बन एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है और इसी के अंदर क्या है प्रॉब्लम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का, क्या कारण बताया, डिफोरेस्टेशन होता है अर्बन एनवायरनमेंट में और फॉसिल फ्यूल को ज़्यादा जलाया जाता है। तो डी के बाद सी कहाँ हमें नज़र आ रहा है, सर यहाँ डी के बाद सी नहीं, मामला उलट गया सर, सी के बाद डी हमें यहाँ नज़र आ रहा है, उल्टा हो गया, डी के बाद सी चाहिए ना भाई, डी के बाद सी कहाँ पर है, करेक्ट हो गया भाई। ठीक है, तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला, जब भी कोई क्वेश्चन हमें बनाना है, हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ लिंक पर फोकस करना है कि कोई भी दो लिंक मिल गए हमारी तरफ से क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है बेटा, वरना क्वेश्चन की हिंदी बनाए जाओ, हिंदी के चक्कर में घूमते रहो तो वो तो कई साल लगाने वाला काम है, वो कभी खत्म नहीं होना दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन 14 को एक बार आप पहले ट्राई करेंगे। आ जाओ बेटा, डी ए डी डी, यानी कि डी और ए की ही शुरुआत हमारे सामने है। ठीक है जी, अब दोस्तों ध्यान से समझने का काम करते हैं। द प्रिंसिपल्स दैट एमर्ज फ्रॉम दोज ट्रायल्स, दोज का मतलब उन, ट्रायल्स का मतलब कोशिशों से, वैसे ट्रायल होती है सुनवाई जो कोर्ट में होती है, नोन एज नुरम्बर्ग कोड, जिसको हम नुरम्बर्ग कोड के नाम से जानते हैं, उन ट्रायल्स के परिणाम को आर ब्रॉडली एप्लीकेबल टू मैनी टाइप्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है ना, जो क्लिनिक के अंदर पेशेंट्स को जांच बार बार मिलती है वो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। ठीक है, the growing breadth and complexity of contemporary health challenges have produced a range of difficult questions that cannot always be adequately addressed by relying exclusively on existing policies, guidelines and codes of conduct। इस पॉइंट ने हमें क्या बताया है, इस पॉइंट्स ने हमें बताया है कि आज के समय में जो डायमेंशन है वो इतना ज़्यादा फैल गया है, जटिलताएं इतनी ज़्यादा फैल गई हैं कंटेम्प्रेरी हेल्थ चैलेंजेस की, वर्तमान स्थिति में हमारा हेल्थ को लेकर इतनी सारी समस्याएं हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर बढ़ गई हैं, हैव प्रोड्यूस्ड अ रेंज ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और ऐसे जटिल सवाल हमारे सामने खड़े कर दिए हैं दैट कैन नॉट ऑलवेज बी एडिक्वेटली एड्रेस, जिनका संबोधन सटीक तरीके से कभी नहीं किया जा सकता बाय रिलाइंग एक्सक्लूसिवली ऑन एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उनके आधार पर उनका सही जवाब भी नहीं मिल पाता, गाइडलाइंस और कोड्स ऑफ कंडक्ट। ठीक है, रिसेंट फॉर्मल एफर्ट्स टू आर्टिकुलेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स of ethics applicable to health and health care can be traced to Nuremberg trials। ठीक है जी, अब यहाँ हमारे सामने
अगर हम कहें कि आज जो हमारे सामने फॉर्मल एफर्ट लगाए जा रहे हैं बनाने के लिए, जिनके बारे में बात कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर कैन बी ट्रेस्ड, इनकी आप जांच करेंगे ना तो ये आपको पीछे जुड़े हुए नजर आएंगे न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के साथ, जो 1947 के आसपास की रिसर्च है, ड्यूरिंग विच द हॉरर्स ऑफ नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स केम टू लाइट, जहां से नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स हमारे सामने आए। Ethical questions related to health, health care, and public health cover topics as diverse as moral issues around the reproduction state, obligations in the provisions of health care services, appropriate measures to control infectious disease। देखो बच्चों, इस बात को तो देखकर हमें समझ में आ गया कि यहाँ न्यूरमबर्ग की बात है, यहाँ भी न्यूरमबर्ग की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को अलग रख लेंगे, ठीक है ना, ये दोनों नज़दीक बैठने चाहिए, है ना। अब देखो हमारी शुरुआत कहाँ से है, एथिकल क्वेश्चंस, जो नैतिक सवाल उठते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, समस्या किससे जुड़ी हुई हमारी, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ कवर टॉपिक्स एज डाइवर्स, ये अलग अलग तरह के टॉपिक को कवर करता है, नैतिक मूल्य जो हमारे हैं वो भी जो है उसके अंदर जुड़े हुए हैं, अराउंड रिप्रोडक्शन स्टेट ऑब्लिगेशंस इन द, हमें ये समझ में आया, डी की हमें शुरुआत चाहिए तो ये हटाया, डी के बाद ए, डी के बाद ए, डी के बाद सी। अब देखें भाई यहां पर हमें क्या कहना सेंसिबल लगता है, देखो डी के बाद ए को अगर हम कहें तो यहां हमारे सामने द प्रिंसिपल दैट एमर्ज फ्रॉम दोज ट्रायल्स, किन ट्रायल्स की बात कही है, यहां पर इस लिखे हुए डी ऑप्शन में तो हमें किसी ट्रायल का जिक्र ही नहीं मिला, किसी भी तरह का ट्रायल ही नहीं मेंशन हुआ, ट्रायल तो न्यूरमबर्ग के बारे में बात कर रहा है ना, तो ट्रायल की बात अगर नहीं है तो डी के बाद ए वाला ऑप्शन गलत है। अब इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं, यही हमारा आंसर है। तो मेरे बच्चों पैराजंबल में एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा मदद करता है कि कोई भी दो लिंक आपस में तालमेल नहीं बिठा रहे हैं, आप उस लिंक को ड्रॉप कर दो, सही पर पहुंच जाओगे। सबसे ज़्यादा गलती कौन बच्चा कर रहा है, सबसे ज्यादा गलती वो बच्चा कर रहा है जो इन लिखे हुए क्वेश्चंस का, इन सीक्वेंसेस को बिना देखे अपने आप से जोड़ तोड़ भिड़ा रहा है, इसके बाद ये आ जाए, इसके बाद ये आ जाए, फिर यहाँ ढूंढने लगे, अरे यार ये तो नहीं मिला, चलो फिर से मिलाता हूँ जोड़, अरे भाई इन चार विकल्प में से ही तो एक को चुनना है, तुम फालतू दिमाग काहे अपना लगा रहे हो भाई, है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। तो चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, तो बस चार विकल्प के आधार पर ही आपको सोचना है, ठीक है भैया, तो इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए बेटा क्वेश्चन 15 हमारे सामने है, जरा ध्यान देंगे क्वेश्चन 15 क्या कहता है, क्या पूछना चाह रहा है। हमारे सामने डी सी सी सी, यानी कि डी या सी की ही शुरुआत हमारे सामने है। ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट इवेंटफुल डे, उस इवेंटफुल डे, अब ये कौन से इवेंटफुल डे की बात कही है, जिसकी शाम की बात यहां कही है। आई स्टूड ऑन द पोर्च, मैं दहलीज पे खड़ा था, डम्ब एक्सपेक्टेंट एंड गेस्ड वेगली फ्रॉम माई मदर्स साइंस, मैं अपनी माँ की हरकतों से, उनके इशारों से समझने की कोशिश कर रहा था, फ्रॉम द हरिंग टू एंड फ्रो, जो इधर उधर तेजी से चल रही थी, इन द हाउस दैट समथिंग अनयूजुअल वाज अबाउट टू हैपन, सो आई वेंट टू द डोर एंड वेटेड ऑन द स्टेप्स, ठीक है, मैं दरवाजे पर जाके खड़ा इंतजार कर रहा था। आई डिड नॉट नो वट द फ्यूचर हेल्ड ऑफ मार्वल, मतलब कितना फ्यूचर शानदार था या अचंभे से भरा था फॉर मी, एंड एंगर एंड बिटरनेस हैड प्रेड अपॉन मी, सर स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा, शिकार करना, मेरे मतलब नर्व्स पर हावी था ये, अपॉन मी कॉन्टिन्यूअली फॉर वीक्स एंड अ डीप लैंगोर हैड सक्सीडेड दिस पैशनेट स्ट्रगल, ठीक है ना, ये जो फीलिंग थी मतलब पैशनेट थी, अब मेरे अंदर ये जो संघर्ष हो रहा था दिमाग में। The most important day I remember in all my life is the one on which my teacher Annie Mansfield Sullivan came to me, जब वो मेरी मैडम मेरे पास आई, टीचर मेरे पास आई, to me, and I am filled with wonder, मुझे बड़ा अचंबा फील हुआ, when I consider the immeasurable contrasts between the two lives which it connects, and it was the 3rd March 1887, 3 months before I was 7 years old। तो सर 1887 का जिक्र हो गया जब यह केवल 7 साल का ही था। The afternoon sun penetrated the mass of honeysuckle that covered the porch and fell on my upturned face, and my fingers lingered almost unconsciously
on familiar leaves and blossoms which had just come forth to greet the sweet southern spring। देखो ये तो समझ आ गया है। इसको अपने जीवन का ये दिन सबसे ज़्यादा याद है जब ये 7 ही साल का था। ठीक है जी, तो ये इसकी जब टीचर इसके पास मिलने आई। सी ऑप्शन की शुरुआत पर हम काम करेंगे, फिलहाल के लिए इसको हमने छुट्टी कर दी। ठीक है जी। अब मेरे दोस्तों देखो सवाल कैसे घुमाया है। सवाल ये घुमाया है हमारे सामने, यहाँ पर आफ्टरनून की बात है, यहाँ आफ्टरनून की बात है, तो दोनों आफ्टरनून को नज़दीक बिठा देते हैं, है ना। दोनों आफ्टरनून को नज़दीक बिठा देते हैं, तो डी के बाद हमें ए चाहिए या ए के बाद हमें डी चाहिए। सी की शुरुआत डी ए डी आपस में नज़दीक बैठ जाएं। ओ भाई साहब ये तो सारे ही बैठे हुए नज़दीक हैं। चीटिंग करता है चीटिंग करता है लेकिन छोड़ेगा नहीं। अब सीक्वेंस को हम समझने का काम करेंगे भाई। देखिए जरा ध्यान से, हमारे सामने सी की शुरुआत है, बचपन की वो बात याद है, ठीक है ना। अब भाई उस दिन की बात बताई है जब ये टीचर इससे मिलने आई है, ठीक है ना। और उसी इवेंटफुल डे आई स्टूड ऑन द पोर्च, मैं पोर्च पर खड़ा हुआ था, ठीक है ना। डम था, एक्सपेक्टेंट था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मैंने जब अपनी मम्मी को देखा वो जल्दी से लेफ्ट राइट इधर उधर टू एंड फ्रो का मतलब हियर एंड देयर वो चल रही थी, दैट समथिंग अनयूजुअल वाज अबाउट टू हैपन। ठीक है ना। होने वाला क्या है इसकी जानकारी उसे नहीं थी, लेकिन उस दोपहर में उसने जब देखा तो ये घटना उसे याद है। अब सी के बाद ए कहाँ पर है, ये बैठा सी के बाद ए, इससे ज़्यादा बेहतर आंसर नहीं बन सकता। सी के बाद बी क्यों नहीं है सर, आप कहोगे यहाँ तो बचपन का वो दिन याद आ रहा है, यहाँ पर वो ये कहेगा कि भविष्य में उसे क्या मिलने वाला है उसे नहीं पता था। कैसी बात कर दी, 7 साल का वो यहाँ पर है, भविष्य क्या उसको दिखाएगा। सर 7 साल का उसको तो सारा ही पता है भाई साहब, अब 20 साल का भी हो चाहे 5 साल का हो चाहे कुछ भी हो, उसे सब पता है ना भाई। और आफ्टरनून सन पेनेट्रेटेड, और शाम जब हो चुकी है आफ्टरनून फिर सन पेनेट्रेट कर रहा है, तो सी के साथ ए जुट गया, और भाई इस ए के बाद ये आफ्टरनून, सी के बाद ए के बाद डी जच गया, तो भैया सीधा आंसर हमारे सामने मिल गया है। चलिए बच्चे क्वेश्चन 16 पर दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन 16 हमें क्या कहता है, बी बी सी सी, इसका मतलब ओ सॉरी बी या सी में से ही कोई एक आंसर हमारा बनेगा। जल्दी से आंसर बनाएंगे, बी या सी में से कौन सी शुरुआत है। मैं भी शराफत से जीता मगर, फोर्थ हेयर वॉज मोर देन दैट, फोर्थ हेयर उससे भी ज्यादा था, मोर देन दैट। अब ये दैट एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आखिर ये बात किसकी कर रहा है, आखिर ये बात किसकी कर रहा है हमें देखना पड़ेगा। इट वॉज अ बीकन, बीकन इशारा फॉर अफ्रीकन स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर सदर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका until 1960 the University College of Fort Hare, लिखा है in the municipality of Alice about 20 miles due east from Hild town, was the only residential center of higher education for blacks in South Africa। ठीक है कोई बात नहीं, 1960 तक सिर्फ यही था। फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसे इंसान के लिए, इट वॉज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, हार्वर्ड एंड येल ऑल रोल्ड इन टू वन। मेरे लिए ये सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज एक ही थी, और वो एक कौन थी जो आपके सामने लिखी हुई नजर आ रही है। ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं, छोड़ेगा नहीं माए, इसका आंसर जरूर चिपका के मानेगा भाई। क्या लिखा है, द रिजेंट वॉज एंजियस फॉर मी to attend Fort Hare and I was gratified to be accepted there. I felt that I was being groomed for success in the world। ठीक है, अब दोस्त हमारी समझ में ये आया, हमारी समझ में ये आया कि क्या कहने की है सेंस यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो ए और सी एक दूसरे के नजदीक बैठे हैं। क्यों नजदीक बैठे हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे हम। फोर्ट हेयर मोर देन दैट, उससे भी ज्यादा था, किससे ज्यादा था, किससे ये ज्यादा कहने की सेंस हमें समझा रहा है। इट वॉज अ बीकन, ये एक सिंबल था अफ्रीकन स्कॉलर्स के लिए जो पूरी दुनिया से ऑल ओवर सदर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका से यहाँ पढ़ने आते थे। ठीक है जी, ये बात हमें समझ में आ गई। फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन लाइक माई सेल्फ, ये एक अकेला ऐसा स्थान था जिसके अंदर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, येल सब कुछ सब मिलाकर हमारे सामने आए हैं। तो जो ए के अंदर कहा है उससे भी ज्यादा है, उस ए की एक्सप्लेनेशन हमें सी ने यहाँ पर दे दी है।
है ना। तो ए के अंदर जो कहा है उसकी एक्सप्लेनेशन सी ने हमें यहां पर दे दी है, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब हमारे सामने लिखा हुआ है क्या चीज, ओपनिंग स्टेटमेंट अगर हम इसको बनाते हैं तो ज्यादा वैलिड है। 1960 तक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हेयर म्युनिसिपैलिटी ऑफ एलिस में जो था, करीब 20 मील दूर ईस्ट से चलते हुए हेल्ड टाउन की तरफ एक अकेला रेजिडेंशियल सेंटर था हायर एजुकेशन, जो ब्लैक लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्हीं के लिए, ठीक है भाई। और सर ऐसे जो ब्लैक लोग हैं उन्हीं के बारे में ये बताया है कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा था, एक सिंबल था जहां उनको हायर एजुकेशन के लिए ज्वाइन करने का मौका मिलता है। तो बी की ओपनिंग हमारे सामने हमें चाहिए, बी की ओपनिंग सरकार यहाँ तो गया हमारे सामने, ठीक है। अब बी के बाद हमें क्या लगाएंगे भाई, बी के बाद द रीजेंट वाज एनेक्सियस फॉर मी टू अटेंड द फूड एंड आई वाज ग्रेटिफाइड टू बी एक्सेप्टेड देयर, आई फेल्ट दैट आई वाज बीइंग ग्रूम्ड फॉर दिस। तो भाई मैं वहां सक्सेसफुल होने के लिए ज्वाइन कर रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बी की शुरुआत सी और ए नजदीक बैठे हैं ए सी के रूप में, ये रहा ए सी हमारे सामने, यहाँ उलटा गया है मामला और यहाँ पर ठीक है, लेकिन डी गलत आ गया भाई इसके बाद, ठीक है ना। अगर उसने ज्वाइन ही कर लिया तो फिर डिटेल क्यों बता रहा है, ज्वाइन तो वो इन सारी बातों को डिटेल में बताने के बाद ये कहेगा कि मैं इस बात के लिए लकी हूं कि मुझे यहाँ एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। और मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अब जीवन में आगे मतलब सक्सेस के लिए यहाँ से अपने कदम चुनूंगा। नाइस क्वेश्चन, सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल था बच्चों। क्वेश्चन 17 पर दिमाग लगाएंगे दोस्तों, और यहां हमारे सामने ए ए ए ए, इसका मतलब ये हो गया कि ये तो पहले से ही हमारी तरफ से दावा करता हुआ नजर आया। सबसे पहले ए आपके सामने ओपनिंग स्टेटमेंट है ही। पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को बनाकर देखेंगे। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs वर अडोप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स इन 2015 to end poverty, reduce inequality and build more peaceful prosperous societies by 2030। 1915 में SDGs क्या है भाई, ये हमारे सामने इसको लोगों ने अडॉप्ट किया है, सारे ऑल यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर हैं 2015 में इन्होंने एक्सेप्ट किया है, ताकि गरीबी को ख़त्म किया जा सके, इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जा सके, बनाया जा सके पीसफुल प्रोस्पेरस सोसाइटीज़ को। द SDGs कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट द रियलाइजेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बच्चों के अधिकार के बगैर नहीं चल पाया का काम। Also known as the global goals, the SDGs are a call to action to create a world where no one is left behind, जहाँ किसी एक को भी नहीं छोड़कर या इग्नोर करके चला जा सकता है। As world leaders work to deliver on 2030 promise, children around the globe are standing up to secure their right to good health, quality education, a clean planet and more. Nice. 2030 तक ये जो प्रोमिस है फुलफिल होता नजर आ रहा है, और बच्चे जो है ना वो अपनी गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन और क्लीन प्लेनेट के लिए सबसे ज्यादा अब अपने आप को सेफ कर रहे हैं। तो एक बात तो हमें समझ में आई, सी से पहले चाहे कहीं पर भी हो बच्चों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बी इससे पहले आएगा, बी इससे पहले आएगा, चाहे आए कहीं पर भी, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। अब हमारे सामने ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स द SDGs आर अ कॉल टू एक्शन। इन्हीं को किस लिए जाना जाता है, आप कहेंगे सर इन्हीं को ऐसे भी जाना जाता है ग्लोबल गोल्स के नाम से। तो भाई एक बात हमें समझ में, यहां हमारे सामने SDGs के बारे में बताया गया है ना, SDGs के बारे में हमें यहां बताया गया है। अब इसी की और एक्सप्लेनेशन हमें ऑल्सो की हिंदी होती है भी, जो यहां कहा गया है इसमें इंफॉर्मेशन ऐड की गई है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई। फाइन, अब हमें फिर यहां से बच्चों को उठाना है बी और डी अंत में टेक दिया, यानी कि ए के बाद तो हमें सी चाहिए और बी डी नजदीक जाएंगे ही जाएंगे। ACBD कौन सी जगह है भाई, यहां पर बैठे हैं, तो ये सभी अपने आप में छी हो गए, ठीक है जी। सेट है बॉस, मजेदार सवाल था। आइए भैया क्वेश्चन 18 की मुलाकात कराते हैं। देखो मेरे बच्चों, हमारे सामने लिखा है यहाँ DCBA। ये बहुत खुशकिस्मत सवाल है, पता है क्यों? क्योंकि इस सवाल की अगर शुरुआत हमें मिल गई तो बाकी का सीक्वेंस हमारे सामने बहुत अच्छे से हमें मिल ही जाता है। चलिए बच्चों, पहले एक बार आप इस क्वेश्चन की ट्राई करेंगे, ठीक है। आइए, बट ऑल्सो एन एल्डर स्टेट्समैन एंड नेशनल लीडर। समस्या हो गई भाई, समस्या क्या हो गई?
इसने हमारे सामने लिखे हुए क्वेश्चन का सीक्वेंस 1 हमें नहीं दिया, सीक्वेंस 1 नहीं दिया तो हम फंस गए। कोई बात नहीं, छोड़ेंगे नहीं भाई। अभी सीक्वेंस नहीं है, कोई बात नहीं, बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। वी हैव नॉट ओनली अ क्रूसेडर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर पैराजंबल की एक मिनी मैराथन मिलेगी, आपको वो जरूर देखनी चाहिए। उसमें मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई हैं बेटा, ठीक है ना। क्वालिटी कंटेंट के लिए ही मेरा YouTube चैनल जाना जाता है, ठीक है ना। और क्वालिटी कंटेंट का मतलब अगर कोई काम की चीज़ होगी केवल तभी वहाँ पर कोई कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अदरवाइज फिजूल की किताबें बेचना, फिजूल की नोटंकी, फिजूल की बातों के लिए मैं अपने YouTube चैनल पर कभी लाइव नहीं आता, ठीक है। और अभी थोड़ा दिवाली से आप लोगों को फुर्सत जैसे ही मिल जाएगी, फिर उसके बाद मैं रेगुलर आप लोगों के लिए मेंस की प्रैक्टिस भी अपने YouTube चैनल पर करवानी शुरू कर दूंगा। उम्मीद करता हूं उसके अलावा आप मेंस के 21 रुपए वाले आप सीरीज उसको कर ही रहे होंगे। उसमें से बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को कराऊंगा, और वो भी लाइव ही कराऊंगा, ताकि आप लोगों के पार्टिसिपेशन से आपको मोटिवेटेड रखा जा सके। तो मेरे बच्चों, क्वेश्चन 18 के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं भाई। नॉट ओनली और बट ऑल्सो तो नजदीक बैठेंगे, इसका मतलब बी और ए नजदीक बैठेंगे। वी हैव नॉट ओनली अ क्रूसेडर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम बट ऑल्सो एन एल्डर स्टेट्समैन एंड नेशनल लीडर। तो बी और ए नजदीक हमें बैठाने हैं भाई। बी और ए यहाँ नहीं है, बी और ए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये बी और ए की जगह बैठे हुए हैं। लड़ाई लड़ाई माफ करो, बाकी के मुद्दे साफ करो, है भाई। क्वेश्चन 19 पर आ जाओ बेटा, क्या कहता है। पहली बार आप ट्राई करेंगे बच्चे, सी 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 सी, सभी जगह सी ऑप्शन हमारे सामने है बेटा, यानी कि सी की ओपनिंग स्टेटमेंट हमारे सामने फिक्स हो गई है ना। अब देखते हैं, ही हैड अ टाइनी रूम इन अ बेसमेंट एंड वन विंडो ऑफ विच लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट। सर यहाँ ही किसके लिए यूज हुआ है, ढूंढेंगे अभी। There was hardly a pair of boots in the neighborhood that had not been once or twice through his hands, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसा एक भी पड़ोस का नहीं था, ठीक है ना, कोई ऐसा जूता नहीं था जो उसके हाथों से नहीं निकला था। इन अ सर्टेन टाउन देयर लिव्ड अ कोबलर, एक मोची रहता था, मार्टिन एवडिक, ठीक है, जिसका नाम था मार्टिन, बोल लीजिएगा। थ्रू इट वन कुड सी द फेस, क्या लिखा है, फीट ऑफ दोज हु पास्ड। और इस खिड़की से, यहाँ जो लिखा है ना बेटा, ये इट लिखा है, ये इट हमें बताने का काम कर रहा है क्या चीज, बेसमेंट का एक छोटा सा रूम था जिसकी एक छोटी सी खिड़की है जहां से वो लोगों को देख रहा था, ठीक है ना। तो बेटा ए और डी नजदीक बैठ गए हैं। ए और डी कहां पर बैठे नजदीक, ये बैठा है ए डी नजदीक, यहां उल्टा हो गया भाई, यहां उल्टा हो गया भाई, और ये भी गड़बड़ कर गया भाई। तो यही हमारे सामने आंसर सेट हो गया भाई, है ना जी। क्वेश्चन को क्रैक करने का बहुत अच्छा डिस्कशन आपको दिया है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है बच्चों। और मेरे बच्चों, आप लोगों को टॉप 100 जो बुक मुझे देनी है उसकी जल्दी ही आप लोगों को पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। दिवाली की छुट्टियों में आराम से उसको पढ़ाना, ठीक है भाई, हाँ है ना। और हमारी क्लासेस में आपके लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है भाई, चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। बस ही हास देन रिंकी आके पापा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ई ससुरा मजाक कर रही है का, इधर बी 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 और सी, यानी कि बी और सी से ही ओपनिंग स्टेटमेंट चिपका रहा है भाई। चलो देखें हम क्या कह रहा है भाई, सवाल को उड़ाते हैं। एंड हैकिंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ ब्रीचिंग द डिफेंसेस ऑफ प्रोटेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स बाय अटैकर्स। एंड हैकिंग, हैकिंग यहां पर एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जिसके बाद और जिसके पहले एक ही जैसी बात कही जाती है, और यहां से हमें समझ में आ रहा है हैकिंग एक ऐसा मेथड है जो नेगेटिविटी हमें बता रहा है। आगे देखते हैं। साइबर क्राइम is described as any legal behavior that occurs on or via the means of computers, the internet or other technologies. Cyber attackers can conduct cyber crime by employing a variety of programs and software in cyberspace. The attackers deploy malware to take advantage of the flaws. कमियों का फायदा उठाने के लिए वो malware लगाते हैं in the hardware and software architecture में। ठीक है जी, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे बच्चों तो हमें एक चीज समझ में आएगी, यहां अटैकर्स की बात है, यहां अटैकर्स की बात है, तो ये दोनों नजदीक बिठा दें, है ना भैया।
अटैकर्स के बारे में कहा गया है तो दोनों नजदीक बिठा दें, कोई दिक्कत नहीं, बिठा दीजिए, यानी कि सी और डी तो नजदीक आ गया। ओपनिंग स्टेटमेंट आ जाओ सर। पहले आप डिफिनीशन बताएंगे कि साइबर क्राइम को ऐसे वर्णन किया जाता है कि ये कोई भी तरह का इलीगल बिहेवियर है। तो डेफिनीशन हमें बी की शुरुआत में बताई गई है। बी की ओपनिंग सी डी नजदीक बैठे हैं, यहां पर है, सी डी नजदीक नहीं है ना सर। बी की ओपनिंग, बी के बाद मैं ए को नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां इसका एक डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है, यहां इसका एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है हमारे सामने। ठीक है भाई, हाँ है ना? ठीक है, क्या है? साइबर क्राइम इज डिस्क्राइब्ड एज एनी लीगल बिहेवियर दैट ऑकर्स ऑन और वाया द मीन्स ऑफ कंप्यूटर्स, द इंटरनेट और अदर टेक्नोलॉजीज, एंड हैकिंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ ब्रीचिंग द। तो दोनों का मीनिंग सेंसिबल नहीं बन रहा है एक दूसरे के नजदीक। तो बेटा जी ये वाला भी गया, सारे के सारे ऑप्शंस की कर दी हमने छुट्टी। करेक्ट है भाई। क्वेश्चन 21 पर काम करते हैं बेटा, लिखा है हमारे सामने। चलो पहले एक बार आप ट्राई करेंगे, डी बी सी डी, ठीक है, यानी कि ए की ओपनिंग नहीं है। पहली बार आप ट्राई करेंगे दोस्तों, क्या कहता है ये सवाल। चलिए भाई, इन दिस स्टाइल ऑफ ऐसे, सर ये दिस स्टाइल लिखा है, कौन सा स्टाइल होता है दिस स्टाइल कहने से? कौन सा स्टाइल भाई? इन दिस स्टाइल ऑफ ऐसे इट इज क्रिटिकल टू इनकॉर्पोरेट प्रिसाइज डिटेल्स दैट अलाउ द रीडर टू एक्सपीरियंस द इमोशन। इमोशन से संबंधित बात कही जाती है। व्हेन क्रिएटिंग अ नरेटिव ऐसे यू शुड हैव अ कास्ट ऑफ पीपल। नरेटिव ऐसे जब भी आपको बनाना है, निबंध आपको लिखना है अगर नरेटिव, तो आपको बहुत सारे लोगों को कास्ट करना पड़ता है, एक सेटिंग होनी चाहिए। अब ये वो सेटिंग नहीं है, अब ये वो सेटिंग नहीं है जिसके जब तक गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं आए आपकी दिन शुरुआत नहीं होता है ना। ऐसी आशिकी में रहोगे तो ऐसी आशिकी में तो हमारा आकाश भी छोटा ही रह गया है भाई। ठीक है ना। तो भाई यहां हमें क्या कहना है, अ सेटिंग अ कंपेलिंग स्टोरी लाइन उसकी होनी चाहिए, ऐसी स्टोरी लाइन जिसको पढ़ने पर आप मजबूर हो जाएं, एंड अ सेटिस्फाइंग एंडिंग, और इसका अपना एक निर्धारित अंत भी होना चाहिए। Not only should they express their emotions or employ their senses, but they should also allow the tale to convey a point. A narrative essay tells a tale from a certain point of view or can say a story of the personal experience in one hand. देखिए भाई, अब अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, ठीक है ना, तो आप एक नरेटिव ऐसे के बारे में यहां बता रहे हैं। ठीक है, अब यहां बताने के बाद आप ये कहना चाहते हैं जब भी नरेटिव ऐसे लिखा जाना है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो डी के बाद बी यहां पर तो है ही, यहां पर डी के बाद बी, सी की शुरुआत हम नहीं लिख सकते। यहां दे अगर शुरू में आ गया तो प्रोनाउन का जिक्र आ गया, प्रोनाउन से पहले नाउन होना चाहिए, तो बेटा सी की ओपनिंग नहीं होगी। बी की ओपनिंग क्रिएट करना, यहाँ डेफिनेशन दी है, पहले डेफिनेशन आनी चाहिए भाई, ये भी हमारी तरफ से गया, और भाई ये भी हमारी तरफ से गया। करेक्ट है भाई, है ना भाई। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 को बनाएंगे। चलो बेटा अब क्वेश्चन 22 को देखते हैं। देखो बेटा पहले ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से, सी सी डी डी, इसका मतलब या तो सी की शुरुआत है या डी की शुरुआत है। ए और बी जो है ना वो सब एलिमेंट्स हैं, वो ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं है हमारे सामने। This usually results from a conviction on the part of the worker that, conviction का मतलब होता है बिलीफ, विचारधारा। ठीक है ना, सामान्यतः लोगों की ऐसी विचारधारा है, ठीक है ना, ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर दैट द बॉस इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और क्या है विचारधारा कि बॉस सच में इंटरेस्टेड है ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपने कर्मचारियों के। मोर अटेंशन शुड बी पेड टू मेक दिस कंटैक्ट, ठीक है ना, ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, बी पेड टू मेक दिस कंटैक्ट कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव। ठीक है ना, अब ये किस चीज के लिए कहा गया है, दिस कंटैक्ट, इस मिलन को। द मोस्ट वाइटल स्पॉट इन मैनेजमेंट इज द कंटैक्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड द बॉस। अब हमें ये समझ में आया कि इसी कॉन्टैक्ट को एक्सप्लेन यहां किया गया है, तो हो सकता है सी और बी हम नजदीक बैठा दें। कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस प्रिवेल व्हेन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द सुपरवाइजर एंड द सुपरवाइज्ड। ठीक है, अब भाई एक बात तो हमें समझ में आ गई है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव की बात कही है, इस कंस्ट्रक्टिव को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया है, यानी कि सी के बाद बी और बी के बाद डी, सी बी डी, यहाँ पर आंसर हमारे पास आ गया है। ये गड़बड़ कर गया है, ये भी सी बी डी उल्टा हो गया भाई, ये भी गड़बड़ कर गया है। करेक्ट आंसर हमारे सामने ए फॉर एप्पल सटीक आंसर बन जाता है। अच्छा सवाल था बच्चों। क्वेश्चन 23, पहले स्क्रीन को फ्रीज करें, बनाकर देखें। अब मेरे साथ इस क्वेश्चन को पढ़कर देखेंगे।
ए बी ए बी, यानी कि ए और बी के साथ ही आंसर बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। बनाओ बेटा आंसर। बहुत बढ़िया। हाउ डू यू मैनेज टू कंप्लीट सो मच वर्क, ही आस्क्ड द स्टूडेंट, स्टूडेंट से उसने पूछा इतना सारा काम आप कैसे मैनेज कर लेते हो कंप्लीट करना। लुकिंग एट द ह्यूज पाइल ऑफ बुक्स ऑन अ स्टूडेंट्स डेस्क, अ मैन सेड व्हाट अ बर्डन माय सन, आई पीटी यू। ठीक है ना। अब देखो एक बात तो समझ में आई, किसी ने पूछा इतना बोझ है ना, मुझे दया आती है तुम पर। और यहां फिर ये सवाल उसने उसी स्टूडेंट से पूछा कैसे मैनेज करते हो, तो बी के बाद ए की निर्धारित होने की संभावना है। ठीक है। अब देखो यहां लिखा है आई फोकस ओनली वन लेसन एट अ टाइम, द स्टूडेंट फर्दर एडेड आई डोंट थिंक ऑफ ऑल द वर्क आई हैव टू डू वर द स्टूडेंट। तो बी और ए नजदीक हमें बैठे हुए चाहिए, बी और ए यहां नहीं है, बी और ए यहां पर है। ठीक है, बी और ए यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है जी। अब देखो इस पैराजंबल से ना एक बहुत अच्छी बात हमें सीखने को मिलती है। बहुत सारे बच्चों को ना जब इंग्लिश पहले दिन पढ़ानी शुरू की जाती है तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है, सर मुझे सारी इंग्लिश कैसे आएगी। सारी इंग्लिश की आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपको हर दिन धीरे 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 उतना ही पढ़ना है जितना आपका ये गुरुजी आपको पढ़ाता जा रहा है। धीरे 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 चलने की जब कोशिश करोगे साथ, तो एक वक्त आएगा जब हमारी मंजिल हमें मिल जाएगी, पूरा सिलेबस हमारा पूरा हो जाएगा, उस दिन आपको एहसास होगा कि हर दिन की हुई छोटी छोटी वो मेहनत पूरी इंग्लिश आपको सिखा देती है। ठीक इसी तरीके से इस बच्चे ने भी यहाँ पर जवाब दिया कि इतनी सारी किताबों का बोझ जो आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं इन सारी किताबों का बोझ नहीं मानता, मुझे तो एक दिन का एक लेसन पढ़ना है, उसके बाद मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है सारी चीज़ें याद करना। तो अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना, धीरे धीरे की गई प्रोग्रेस आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचा देती है। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन 24 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो कितना प्यारा सवाल हमारे सामने है। पहले देखते हैं बेटा बी ए बी, इसका मतलब बी और ए की शुरुआत हमें चाहिए। देखते हैं बेटा क्या कहना चाहता है। मोस्ट ऑफ दीज सुपर पावर्स, दीज किसके लिए डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है ये। ठीक है ना। अधिकतर इन सुपर पावर्स में से जो है ना, आर नॉट रिच इन नेचुरल रिसोर्स एंड हैव फेस पॉलिटिकल टर्मोइल, अधिकतर राजनीतिक उठापटक का शिकार हो गई। ह्यूमन कैपिटल अल्टीमेटली मेक्स द डिफरेंस बोथ इन एन एंटरप्राइज एंड अ नेशन। ठीक है ना। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है जो हमारे सामने काम करने वाले जो लोग हैं। ठीक है ना। काम करने वाले जो लोग हैं वो एक हमारी कैपिटल है, पूंजी है। ठीक है ना जी। और इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं एंटरप्राइज में भी और नेशन में भी। ठीक है। द न्यू इकोनॉमिक सुपर पावर्स ऑफ टुडे एम्पलीफाई टेस्टिफाई दिस थीसिस। ठीक है ना। अब जिस सुपर पावर की यहाँ बात कही गई है उसी को आगे टिका दिया गया है ए वाले ऑप्शन में, यानी कि सी के बाद ए नजदीक हो गया अपने आप। येट दे हैव अचीव्ड इकोनॉमिक एफ्लुएंस इन रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। पहले सी के बाद ए को ध्यान से देखो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ उलट गया, यहाँ सही हो गया, तो यही आंसर हमारे सामने फिट हो गया बेटा। क्वेश्चन 25। चलिए बच्चों आखिरी सवाल आज के डिस्कशन का हमारे साथ है। ठीक है ना। मैं वीडियो ज्यादा लंबी इसलिए नहीं बना रहा हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि पैराजंबल के सारे क्वेश्चंस एक सिटिंग में बैठकर देखना समझना चैलेंज हो सकता है। मेरी कोशिश ये रही कि हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए जिसमें चारों ओपनिंग अलग हों, दो ओपनिंग के साथ हमारे चार ऑप्शंस अवेलेबल हों, एक ओपनिंग के साथ हमारे चारों ऑप्शंस अवेलेबल हों। कहीं पर आपको ए सी, कहीं पर आपको सी ए कंफ्यूज करता है, तो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। लेकिन मैं आपको इसी क्लास में इतना ज़्यादा कंटेंट भी नहीं देना चाहता कि आपको इस कंटेंट से नफरत हो जाए, आपका मन पैराजंबल से ऊब जाए, ऐसा भी नहीं करना। चलिए दोस्तों एक आखिरी सवाल और आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं क्या इसका सही सटीक सुंदर जवाब बन सकता है। सी ए सी, यानी कि ए और सी से ही हमें इसका जवाब ढूंढना है। अब देखें क्या कहेगा हमारे सामने। ही स्वोर दैट, उसने कसम खाई, दैट 8,000 रूबल्स दैट ही हैड वर हिज ओन मनी, कि जो उसके पास 8,000 रूबल्स हैं वो उसी का खुद का पैसा है। ही हैड नॉट सीन द मर्चेंट आफ्टर दे हैड हैड टी टुगेदर, उसने मर्चेंट को देखा ही नहीं जब से उन्होंने साथ चाय पी।
एक्सिनो swore that he had not killed the merchant, कि उसने कसम खाई कि उसने मर्चेंट को नहीं मारा. बट his voice was broken, उसकी आवाज कांप रही थी. एंड he trembled with fear, घबराहट से वो कांप रहा था. दो he were guilty. ठीक है ना जी, ऐसा मानो जैसे कि वह गिल्टी था. अब हमें एक बात समझ में आई. बात क्या समझ में आई? सर यहाँ जिस इंसान की बात कही गई उसी के लिए ये सब कुछ ही का आगे यूज हुआ है ना. तो सी की हम ओपनिंग रख लेते हैं, रख ली भाई. सी के बाद ए, सी के बाद बी, है ना. अब देखो इस सी के बाद ए कहता है उसने कसम खाई, कसम यहाँ भी खाई है, कसम यहाँ भी खाई है. सी के बाद इसने क्या कहा है दूसरी संभावना? सर बी, सर उसने नहीं देखा है मर्चेंट को जब से उन्होंने एक साथ चाय पी है. अरे हाँ है ना. तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? उसने ये कसम खाई कि उसने मर्चेंट को नहीं मारा, और उसने कसम खा के क्या कहा? उसने नहीं देखा मर्चेंट को जब से उन्होंने साथ चाय पी है, उसके बाद से उसने देखा ही नहीं है. तो इसका मतलब कसम खाने को एक्सप्लेन बी ऑप्शन कर रहा है, तो यही आंसर बेहतर होगा, बाकी कुछ और नहीं. ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक हम आपके साथ जुड़ेंगे. अगली क्लास में हम आपके साथ नया कंटेंट लेकर आएंगे दोस्तों. मेहनत यूं ही करते रहिएगा. याद रखिएगा, आप लोग हमेशा एक बात अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है. सफल होने के लिए क्या पता आप लोगों की सफलता का इंतजार दूसरी कोशिश कर रही हो. कुछ लोग पहली कोशिश में आधी चीजों को समझकर पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं कि यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ देता हूं. नहीं, सफलता भी आपकी दूसरी कोशिश का कई बार इंतजार करती है. एक बार दोबारा से कोशिश करने से हो सकता है आप अपनी सफलता को पालें. तो मेहनत कीजिएगा. फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में. खुश रहिएगा, और टॉप 100 वाली जो पूरी पीडीएफ है उसके लिए जज्बे के साथ जुड़िएगा. मुलाकात होगी अगली क्लास में.